हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए अमेंडमेंट वीडियो, जिसमें हम सारी अमेंडमेंट्स कवर करेंगे जो जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सारी अमेंडमेंट्स देखते हैं। सबसे पहली जो हमारी अमेंडमेंट है वो है सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो, सारा फोकस आपका मेरी तरफ होना चाहिए। बहुत इजी अमेंडमेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो बहुत इजी है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे हमारा जीएसटी नहीं आता है। उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर हमारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉज आते हैं, जो कौन से थे, वैट वगैरह जो होते हैं वो आते हैं। जीएसटी नहीं आता। अब देखो, रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या हो रही थी। सपोज करो ये हमारा मैन्युफैक्चरर है। ये कौन है? हमारा मैन्युफैक्चरर है। किसका? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का। ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये यहाँ से कुछ इनपुट परचेज करते थे और यहाँ पे इनका आउटपुट क्या होता था? इनका आउटपुट होता था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो है वो इनका आउटपुट होता था। अब यहाँ पे तो जीएसटी लगता नहीं था, यहाँ पे जीएसटी आता नहीं था, लेकिन इनके ऊपर जीएसटी लग जाता था। अब इससे क्या होता था कि इन्हें यहाँ पे जीएसटी इनके ऊपर लग गया, लेकिन यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता था, तो इन्हें आईटीसी नहीं मिलता था। इन्हें क्या नहीं मिलता था? इन्हें आईटीसी नहीं मिलता था। तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जीएसटी इनकी पॉकेट से जा रहा था। इन्हें क्रेडिट नहीं मिल रहा था, इनकी पॉकेट से जीएसटी जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे जो हमारा इनपुट होता है इस पे भी आइडली जीएसटी नहीं आना चाहिए। इन्होंने ये अपील करी कि जीएसटी नहीं आना चाहिए, और अमेंडमेंट यही हुई है कि जो इनपुट होते हैं, इनपुट क्या होते हैं? देखो, दो चीजें यहाँ पे मेंशन है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहलिक अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये जो होते हैं ये इनपुट होते हैं जो अल्कोहलिक लिकर को बनाने में यूज होते हैं। तो अगर ये जो दो इनपुट्स हैं ये यूज हो रहे हैं किस लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इनके ऊपर भी जीएसटी आपका नहीं आएगा। जीएसटी नहीं आएगा। ये अमेंडमेंट हुई। सब पहले क्या था? यहाँ पे सिर्फ पहले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ये दोनों चीजें याद रखना। अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है यूज हो रहे हैं कोई और अल्कोहल बनाने के लिए, तो उस पर तो जीएसटी आएगा। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर यूज हो रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। एकदम इजी अमेंडमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में ही हमारी दो अमेंडमेंट्स और हैं। कौन कौन सी? को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। देखो, ये जो अमेंडमेंट्स है ना, बहुत सारे बच्चे इन अमेंडमेंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं और उनकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे आपने मेरी कोई भी क्लास ली हो, आपने मेरी रिवीजन वीडियो देखी हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो प्लीज ये दोनों पॉइंट्स गलत नहीं होने चाहिए। हम एकदम आराम से, प्यार से, धीरे धीरे समझेंगे ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, आइए पहले देखते हैं ये दोनों अमेंडमेंट्स कहती क्या है। देखो, अमेंडमेंट पढ़ने से पहले अगर आपको सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर याद हो तो उसमें मैंने आपको एक शेड्यूल पढ़ाया था, शेड्यूल नंबर 3। मैंने आपको एक शेड्यूल पढ़ाया था, शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन आती थी जिन्हें हम सप्लाई नहीं मानते हैं और उनके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगाया जाता। अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी तो आएगा ही नहीं। तो हमने वो ट्रांजेक्शन पढ़ी थी शेड्यूल 3 में जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाता। अब इस शेड्यूल में उन्होंने आपके दो पॉइंट्स ऐड करे हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ऐड करा है को इंश्योरेंस, एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने ऐड करा है आपका री इंश्योरेंस। वो कहते हैं कि को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को भी आपका सप्लाई नहीं मानेंगे और उसमें जीएसटी नहीं लगाएंगे अगर कुछ कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे को इंश्योरेंस को। क्या पढ़ेंगे? को इंश्योरेंस। अब यहाँ पे आपका सारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। एकदम ध्यान से मेरी बात सुन लो। ये जो एग्जाम्पल है ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, आपका सारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए। देखो, एग्जाम्पल क्या कहते हैं। देखो, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो है हमारी ए, इंश्योरेंस कंपनी ए। ठीक है, एग्जाम्पल एलआईसी वगैरह, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है हमारी। अब यहाँ पे हमारा है एक मिस्टर ई, एक है हमारे पास मिस्टर ई, जो कि कौन है? जो कि है कस्टमर। अब इनके पास जो मिस्टर ई है, इनके पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं
जिनकी वैल्यू कितने की है, 100 करोड़ की, 100 करोड़ की इनके पास गुड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मिस्टर ई गए हमारी इंश्योरेंस कंपनी के पास और उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास जो 100 करोड़ के गुड्स है ना, इनका इंश्योरेंस कराना है। क्या कराना है, इनका इंश्योरेंस कराना है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बिल्कुल कर देंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमें प्रीमियम दे दीजिए, आप हमें प्रीमियम दे दीजिए कितने का, 10 करोड़ का। और फ्यूचर में अगर आपको लॉस हो जाता है, मतलब ये जो गुड्स है इनमें आग लग जाती है या चोरी हो जाते हैं, एक्स वाई जी जी कोई भी अगर आपका लॉस हो जाता है तो हम आपको क्लेम दे देंगे। हम कितने का क्लेम देंगे, 100 करोड़ का एक्चुअल में आपको क्लेम दे देंगे। ठीक है, नॉर्मल इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन ऐसी होती है। मिस्टर ई ने इंश्योरेंस कंपनी को क्या दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि अगर फ्यूचर में आपको लॉस हो जाएगा तो हम आपको 100 करोड़ का क्लेम दे देंगे। सिंपल ट्रांजेक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गई। मिस्टर ई ने मिस्टर वो इंश्योरेंस कंपनी को 10 करोड़ का प्रीमियम दे दिया। अब जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन्हें रियलाइज हुआ कि भैया अगर एक्चुअल में लॉस हो जाता है, ये जो गुड्स है इनमें एक्चुअल में लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीज नहीं है पे करने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि भैया हम इसका और आगे इंश्योरेंस करा देते हैं। और ये गए इंश्योरेंस कंपनी बी के पास। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बी के पास गए और इन्होंने कहा कि भैया ये जो 100 करोड़ है इसमें से 50 करोड़ का इंश्योरेंस हमें तुमसे कराना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी बी ने कहा बिल्कुल कर देंगे। आप एक काम करो, आप हमें प्रीमियम दे दो, कितने का, 6 करोड़ का प्रीमियम दे दो। 6 करोड़ का प्रीमियम दे दो, उसके वजह अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो हम आपको क्लेम दे देंगे, कितने का, 50 करोड़ का क्लेम हम दे देंगे। ये ट्रांजेक्शन हो गई। मतलब ये देखो ट्रांजेक्शन का क्रक्स क्या है ना, अगर मान लो मिस्टर ई को लॉस होता है एक्चुअल में, मान लो गुड्स जो है वो चोरी हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, कोई भी लॉस हो जाता है, तो उन्हें 50 करोड़ कौन देगा, 50 करोड़ उन्हें देगा इंश्योरेंस कंपनी ए। और 50 करोड़ कौन देंगे, 50 करोड़ आएंगे मिस्टर वो इंश्योरेंस कंपनी बी की पॉकेट में। तो ये ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, अब जीएसटी में देखो यहाँ पे लॉ क्या बना है, वो कह रहे हैं कि अगर ये जो 10 करोड़ है, अगर ये 10 करोड़ पे फुल अमाउंट पे जीएसटी लग चुका है, ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है, तो ये जो 6 करोड़ का अमाउंट है जो दोबारा प्रीमियम पे किया गया है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन देखो सिंपल है। वो क्या कह रहे हैं कि मिस्टर ई, दोबारा देखो, दोबारा समझो मेरे साथ, स्टार्टिंग से समझते हैं, स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक कस्टमर है मिस्टर ई, जो गए हमारे इंश्योरेंस कंपनी ए के पास और उन्होंने 100 करोड़ का अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसमें क्लेम 100 करोड़ का है। उन्होंने प्रीमियम कितने का पे किया, प्रीमियम उन्होंने पे किया 10 करोड़ का। अब इंश्योरेंस कंपनी जो ए है, उन्हें रियलाइज हुआ कि भैया अगर 100 करोड़ का लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी ए के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मिस्टर ई को दे पाए। तो उन्होंने क्या करा, वो गए इंश्योरेंस कंपनी बी के पास, उन्होंने कहा कि भैया ये जो 100 करोड़ है ना, इसमें से 50 करोड़ का लॉस तुम सफर करोगे, अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो 50 करोड़ का क्लेम तुम हमें दोगे। इंश्योरेंस कंपनी भी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम कितना लेंगे, प्रीमियम हमसे 6 करोड़ का लेंगे, 6 करोड़ का प्रीमियम लेंगे। अब जीएसटी लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ये जो फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया था, ये 10 करोड़ के ऊपर तो जीएसटी आएगा, यहाँ पे तो आपका जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन ये जो 6 करोड़ है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 10 करोड़ भी जीएसटी लग चुका है तो दोबारा 6 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये आपका पॉइंट ऐड हुआ है, कहाँ पे ऐड हुआ है, शेड्यूल 3 में। वो कहते हैं इसे सप्लाई नहीं मानेंगे और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप इस चार्ट के थ्रू समझो, अगर आप थ्योरी रीड करोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। थ्योरी रीड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये चार्ट याद है कि भैया यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया गया है इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ठीक है, अब एक बार नोट से क्विकली पढ़ते हैं। नोट्स में कह रहे हैं अपोर्शंड प्रीमियम टू को इंश्योरर बाय लीड इंश्योरर व्हेन जीएसटी इज ऑलरेडी पेड ऑन द फुल प्रीमियम। क्या हुआ यहाँ पे, देखो हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी ए थी, ये कौन है, ये है हमारे लीड इंश्योरर। ये कौन है, ये लीड इंश्योरर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनका था। और ये कौन है, ये है हमारे को इंश्योरर। ये बाद में पिक्चर में आए, जो इंश्योरेंस कंपनी ए है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी बी की हेल्प ली थी। तो ये जो है ये हमारे को इंश्योरर, और ये कौन है, ये हमारे लीड इंश्योरर। तो नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि अपोर्शन प्रीमियम
जो हमने प्रीमियम किसको दिया है, हमारे को इंश्योरर को दिया है, जो को इंश्योरर को प्रीमियम दिया गया है बाय लीड इंश्योरर, उस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे अगर ऑलरेडी फुल अमाउंट पे जीएसटी लग चुका है तो। अब देखो ये चार्ट मैंने आपका यहाँ पे भी बना रखा है, एक बार क्विकली देखते हैं। यहाँ पे हमारे लीड इंश्योरर है, यहाँ पे हमारे कस्टमर है। इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम कितने का, यहाँ पे 1000 करोड़ का एग्जाम्पल है, मैंने आपको 100 करोड़ का एग्जाम्पल दिया था। प्रीमियम कितना हुआ, प्रीमियम यहाँ पे हुआ 100 करोड़। मतलब कस्टमर ने क्या करा, कस्टमर ने लीड इंश्योरर को 100 करोड़ रुपीस दिए और इन्होंने क्लेम कितने का देंगे, अगर लॉस हो जाता है तो 100 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होगा। ठीक है, अब लीड इंश्योरर गए हमारे किसके पास, को इंश्योरर के पास। उन्होंने कहा भैया तुम हमसे 60 करोड़ का प्रीमियम ले लो, अगर लॉस होता है तो 500 करोड़ तुम अपनी पॉकेट से पे करोगे। अब यहाँ पे जो ये 100 करोड़ है इस पे तो जीएसटी आएगा, अगर ये फुल अमाउंट पे जीएसटी ऑलरेडी आ चुका है तो ये 60 करोड़ पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 100 करोड़ पे जीएसटी नहीं लगा होता तब तो यहाँ पे भी आता, लेकिन अगर 100 करोड़ पे ऑलरेडी जीएसटी लग गया है तो यहाँ पे 60 करोड़ पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये आपका पॉइंट है, एकदम इजी। इस चार्ट के फॉर्मेट में आप पढ़ के जाना, कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ रीड करने की, इतना सा पढ़ना इनफ है। इजी पॉइंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है री इंश्योरेंस। क्या पढ़ना है, री इंश्योरेंस। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमें किसका लेना है, री इंश्योरेंस। ठीक है, अब बिल्कुल मेरे साथ ही बिल्कुल फोकस से समझना। देखो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है इंश्योरेंस कंपनी ए। यहाँ पे हमारे पास कौन है, इंश्योरेंस कंपनी ए। और यहाँ पे हमारे पास कौन है, यहाँ पे हमारे पास मिस्टर ई। इनके पास क्या है, इनके पास गुड्स पड़े हुए हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, 100 करोड़। अब इन्हें 100 करोड़ का क्या कराना है, इंश्योरेंस कराना है। ये गए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 100 करोड़ का क्या कराना है, इंश्योरेंस कराना है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा बिल्कुल कर देंगे, आप एक काम करिए, आप हमें प्रीमियम दे दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दीजिए 10 करोड़ का। उसके लिए हम आपको क्लेम कितने का देंगे, अगर फ्यूचर में आपका लॉस हो जाता है तो हम आपको 100 करोड़ का क्लेम दे देंगे। सिंपल ट्रांजेक्शन है, पहले वाले एग्जाम्पल में भी ये ट्रांजेक्शन हुई थी। मिस्टर ई ने इंश्योरेंस कंपनी को 10 करोड़ दे दिए और इंश्योरेंस कंपनी ने 100 करोड़ का एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दी। अब इंश्योरेंस कंपनी गई इंश्योरेंस कंपनी बी के पास, इंश्योरेंस कंपनी बी के पास, इंश्योरेंस कंपनी ए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बी के पास गई। उन्होंने कहा कि भैया ये जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है, मतलब ये जो प्रीमियम है और क्लेम है, ये सब आप ले लो, हमें इसमें से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप हमसे पूरा का पूरा प्रीमियम ले लो, कितने का, आप हमसे 10 करोड़ का पूरा प्रीमियम ले लो, और अगर फ्यूचर में उसे लॉस होता है तो आप हमें पूरा का पूरा क्लेम जो है 100 करोड़ का क्लेम आप हमें दोगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या हुई है, यहाँ पे 100 करोड़ का क्लेम था, इन्होंने एग्जैक्टली 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। देखो याद रखना, को इंश्योरेंस, सॉरी, देखो जो हमारा को, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था को इंश्योरेंस में क्या था कि दोनों जो इंश्योरेंस कंपनी ए और बी दोनों के पास 50-50% था। मतलब यहाँ पे 50% जो लॉस है वो मिस्टर इंश्योरेंस कंपनी ए के पास था और 50% लॉस किसके पास था, इंश्योरेंस कंपनी बी के पास था। लेकिन री इंश्योरेंस में क्या होता है, री इंश्योरेंस में आपका 100% लॉस जो होता है, रिस्क जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, 100% ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे क्या हुआ है, 100 करोड़ का अगर आपका क्लेम है, 100 का 100 ट्रांसफर कर दिया गया और प्रीमियम भी पूरा 10 करोड़ का दे दिया गया। याद रखना यहाँ पे जो रेशो है 50-50 जरूरी नहीं है, आपकी 20-80 भी हो सकती है, आपकी 10-90 भी हो सकती है, कोई भी रेशो हो सकती है। लेकिन जो लॉस है, जो भी रिस्क है, वो दोनों में डिवाइड होता है। मतलब कुछ इंश्योरेंस कंपनी ए के पास होता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी बी के पास होता है। लेकिन री इंश्योरेंस में क्या होता है, री इंश्योरेंस में पूरा का पूरा जो रिस्क है, पूरा का पूरा जो लॉस अगर फ्यूचर में होगा वो इंश्योरेंस कंपनी बी के पास होगा। ये डिफरेंस है री इंश्योरेंस एंड को इंश्योरेंस में। ठीक है, एक और बार पढ़ाऊंगी इसे अभी आगे, लेकिन अभी मेरे साथ ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से समझो। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया है, देखो एग्जाम्पल मेरा कहता है मेरे पास मिस्टर ई है जिनके पास 100 करोड़ के क्या है, गुड्स है। वो गए इंश्योरेंस कंपनी ए के पास इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी ए ने उनसे प्रीमियम लिया कितने का, 10 करोड़ का, और कहा अगर फ्यूचर में आपको लॉस होता है तो हम आपको 100 करोड़ देंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी ए गई इंश्योरेंस कंपनी बी के पास, उन्होंने कहा भैया ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए, तुम हमसे पूरा का पूरा 10 करोड़ का प्रीमियम ले लो, और इंश्योरेंस क्लेम आप अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो ये 100 करोड़ जो है उस पर वो आप हमसे, मतलब आप ही हमें दोगे और हम आगे कस्टमर को दे देंगे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हुई।
अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है। अब इंश्योरेंस कंपनी ए ने जब अपना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जो अपना पूरा का पूरा ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये पूरा का पूरा जब इन्हें ट्रांसफर किया, तो इसके लिए इन्होंने कुछ कमीशन चार्ज की। यहाँ पे इन्होंने कुछ कमीशन चार्ज की इंश्योरेंस कंपनी बी से। मान लो इन्होंने कमीशन जो चार्ज करी है, जो कमीशन चार्ज की है वो करी है 1 करोड़ की। कितनी की कमीशन चार्ज करी? 1 करोड़ की इन्होंने कमीशन चार्ज की है। अब देखो जीएसटी लॉ क्या कहता है। जीएसटी लॉ कहता है कि यहाँ पे ये जो 10 करोड़ का प्रीमियम है इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। यहाँ पे दूसरी बार जो 10 करोड़ का प्रीमियम है इसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन ये जो 1 करोड़ की कमीशन चार्ज करी गई है इस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। भाई याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करके आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये वो लोग सोचते हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, को इंश्योरेंस री इंश्योरेंस बिल्कुल सेम है। नहीं, को इंश्योरेंस में जो सेकंड टाइम प्रीमियम पे हो रहा था उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगाया जा रहा था, उसे सप्लाई नहीं मान रहे थे। री इंश्योरेंस में दोनों जगह जीएसटी आएगा। यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे भी जीएसटी आएगा। दूसरी बार जो 10 करोड़ है उनके ऊपर भी जीएसटी आएगा। लेकिन जो कमीशन है, जो इंश्योरेंस कंपनी ए ने इंश्योरेंस कंपनी बी से जो कमीशन चार्ज करी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और उसके ऊपर जीएसटी कब नहीं आएगा? जब यहाँ पे 10 करोड़ और यहाँ पे जो ये 10 करोड़ है इसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी जा चुका है। अब आप कहोगे मैम कंफ्यूजन हो गई, दोबारा समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं, दोबारा मेरे साथ समझो। एक सेकंड दो मेरे को, बस दोबारा पूरा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो भैया ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आना। अगर आपने ये मुझसे पढ़ा है को इंश्योरेंस री इंश्योरेंस, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है अगेन मिस्टर ई है। मिस्टर ई ने इंश्योरेंस कंपनी ए से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें प्रीमियम उन्होंने दिया है 10 करोड़ का और क्लेम कितने का है? 100 करोड़ का। इंश्योरेंस कंपनी ए ने क्या करा, ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज ट्रांसफर कर दिया किसको? इंश्योरेंस कंपनी बी को। उन्होंने कहा भैया आप देखो, हमें अपने ऊपर ये सरदर्दी नहीं लेनी है। उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा ये जो 10 करोड़ का प्रीमियम था वो ट्रांसफर कर दिया, और क्लेम भी पूरा का पूरा अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी बी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ए को देगी, इंश्योरेंस कंपनी ए जाके मिस्टर ई को देगी। ये ट्रांजेक्शन सिंपल है। लेकिन जब इन्होंने ट्रांसफर किया, इन्होंने कहा भैया हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, हम आपको 10 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? हम कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। ठीक है, आपसे कमीशन चार्ज करेंगे मिस्टर। देखो इंश्योरेंस कंपनी बी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ए को जो है इंश्योरेंस कमीशन देगी। मान लो कमीशन कितने की थी? 1 करोड़ की कमीशन थी। अब यहाँ पे जो ये 10 करोड़ का प्रीमियम है इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, और यहाँ पे भी जो ये 10 करोड़ का है फुल अमाउंट पे जीएसटी अगर आ जाता है, अगर ये फुल अमाउंट पे जीएसटी लग चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये जो 1 करोड़ की कमीशन है इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। जो को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में आपका डिफरेंस ये होता है, को इंश्योरेंस में अगर दो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी बी एंड ए एंड बी, तो उन दोनों में जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर मान लो कस्टमर एक्चुअल में लॉस लेके आ जाता है तो कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ए देगी और कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बी देगी। लेकिन री इंश्योरेंस में आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब पूरा का पूरा क्लेम कौन देगा? पूरा का पूरा क्लेम आपका इंश्योरेंस कंपनी जो बी है वो देगी। ठीक है जी, इजी पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, जो ये है हमारे इंश्योरेंस कंपनी ए, ये जब यहाँ पे पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये जो इंश्योरेंस कमीशन है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे फुल अमाउंट पे ये याद रखना कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो फुल अमाउंट है 10 करोड़ का, इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लग चुका हो। अगर यहाँ पे उन्होंने जीएसटी लगाया है 9 करोड़ पे, तो 1 करोड़ के ऊपर भी जीएसटी आएगा। कंडीशन क्या है? अगर आपका ये जो 10 करोड़ का अमाउंट है इसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है, तो ये जो 1 करोड़ की जो कमीशन है इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये पॉइंट आपका कहता है यहाँ पे। ठीक है, एक बार टेक्स्ट रीड करते हैं। सीलिंग कमीशन डिडक्टेड बाय इंश्योरर फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम। सीलिंग कमीशन, जो कमीशन होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, सिर्फ कमीशन वाले पोर्शन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखा हुआ है। इंश्योरर है और यहाँ पे कस्टमर है। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर कितने का है? 100 करोड़ का, और प्रीमियम कितना किया है? 100 करोड़ का। और इंश्योरेंस कवर कितने का है? 1000 करोड़। प्रीमियम कितने का है? 100 करोड़ का।
अब इन्होंने क्या करा, इंश्योरर ने, ये गए री इंश्योरर के पास और इन्होंने पूरा का पूरा 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी पूरा का पूरा लॉस ट्रांसफर कर दिया 100 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 5 करोड़ की जो है इन्होंने कमीशन ली। कितने की कमीशन ली, 5 करोड़ की इन्होंने कमीशन ली। अभी जो 5 करोड़ की जो कमीशन है ये शेड्यूल 3 में आपकी कवर है, इस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब देखो भाई, आपका यहाँ पे देखो जीएसटी आएगा, इस वाले पे जीएसटी आएगा, इस पे भी जीएसटी आएगा, पूरे 100 करोड़ पे जीएसटी आएगा, ये याद रखना, पूरे 100 करोड़ के ऊपर जीएसटी आएगा। और ये जो 5 करोड़ है फिर इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, जो कि कमीशन है। ठीक है, अब याद रखना, अगर यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी क्या करा, 100 माइनस 5 करोड़ कर दिया, जो कमीशन है वो डिडक्ट कर दी, और उन्होंने जीएसटी जो पे किया वो 95 करोड़ पे किया, तो ये जो 5 करोड़ है तो उस पर जीएसटी आ जाएगा। कंडीशन आपकी क्या है, यहाँ पे पूरे अमाउंट पे आपका ऑलरेडी जीएसटी पे हो चुका हो, ऑलरेडी फुल अमाउंट पे आपका जीएसटी पे हो गया, तो आपके 5 करोड़ पे जीएसटी दोबारा नहीं है। ये आपका पॉइंट ऐड हुआ है शेड्यूल 3 में। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3 अमेंडमेंट्स पढ़ा दी, और तीनों अमेंडमेंट्स किसकी थी, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर की। इसी चैप्टर में एक छोटी सी अमेंडमेंट और है, फिर ये वाले इस चैप्टर के आपके अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। हाँ जी, इस चैप्टर के लास्ट जो पॉइंट है वो एक क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट नहीं है। देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंटरेस्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इंटरेस्ट जो होता है वो आपका 2 तरीका होता है। फर्स्ट आपका होता है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, एंड सेकंड आपका होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। इसके ऊपर आपका जीएसटी आता है और इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं आता है। ये पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, यहाँ पे जीएसटी आएगा और यहाँ पे जीएसटी नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई किया है, उन्होंने कहा है कि सपोज करो एक बैंक है और यहाँ पे हमारे मिस्टर ए है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे हमारे मिस्टर ए हैं, और बैंक ने मिस्टर ए को क्या दिया है, लोन दिया है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, मिस्टर ए ने जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, उसके वजह से बैंक ने कुछ और इंटरेस्ट चार्ज किया। यहाँ पे लोन पे तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन मिस्टर ए ने क्या करा, कुछ लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, उसकी वजह से कुछ एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज किया गया। अब ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा, ये आपकी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, जो इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया गया है, ड्यू टू डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट। उन्होंने क्या करा है, इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट किए है, उसकी वजह से अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमने सप्लाई चैप्टर की सारी अमेंडमेंट्स देख ली। नेक्स्ट चलते हैं आरसीएम चैप्टर पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ अमेंडमेंट्स है, एक एक करके सारी देखते हैं। देखो, आरसीएम चैप्टर में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो है हमारी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में पहले कहते थे एनी पर्सन, देखो कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस देगा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट होते थे ये गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते थे। पहले लॉ ये कहते था। अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी, उन्होंने कह दिया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कहा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विसेज देता है, कौन सी सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देता है, किसको, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो ये लोग जो है वो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट को जीएसटी पे करें। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन आएंगी, तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे साथ आपको लेने हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो, ये वाले एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लो, इससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। और पता है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में टॉपिक आपके आते हैं, एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे साथ लो कि एक हमारे पास है ए कॉर्पोरेट। ठीक है, ए कॉर्पोरेट है हमारे पास, और उन्होंने हमारी स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है बी कॉर्पोरेट को। ए कॉर्पोरेट ने हमारी स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है किसको, बी कॉर्पोरेट को। क्या इस पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा या रिवर्स चार्ज आएगा, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ए कॉर्पोरेट ने आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है हमारी ई एफ एलएलपी को, एक एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसे दी है। थर्ड एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं, किसको दी हैं, बी कॉर्पोरेट को। फोर्थ एग्जांपल, मिस्टर ए ने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं, किसको दी हैं, ई एफ एलएलपी को। और फिफ्थ एग्जांपल है आपका कि मिस्टर ए ने
स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी हैं मिस्टर बी को। ये सारे जो है हमारे सप्लायर हैं और ये हमारे रिसिपेंट है। अब आप लोगों को बताना है कि आरसीएम आएगा या फिर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी। सबसे पहला है कि हमारे ए कॉर्पोरेट ने, ये भी कॉर्पोरेट है और ये भी कॉर्पोरेट है, इन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, तो याद रखना यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आपका फॉरवर्ड चार्ज आएगा। क्योंकि देखो, अब ध्यान से रीड करो इसे। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि भैया स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट जो है अगर वो सर्विसेज देगी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी को भी दे, तो आपका क्या आएगा? आपका हमेशा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है किसी को भी सर्विसेज दे, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे, तो वहां पे क्या आएगा? आपका फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारा सप्लायर कौन है? फर्स्ट एग्जांपल में हमारा सप्लायर है एक बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो सर्विसेज दे रहा है दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को, तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हमारे एक और बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने सर्विसेज किसको दी है? एक एलएलपी को सर्विस दी है। तो याद रखना, एक बॉडी कॉर्पोरेट है वो किसी को भी सर्विसेज दे, किसी को कौन से सर्विसेज दे? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे, तो हमेशा फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे अगेन जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल सर्विसेज दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, और दोबारा लॉ रीड करते हैं। लॉ क्या कहता है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये पर्सन देखो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ही है। मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को, या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को अगर कोई सर्विसेज देते हैं कोई ऐसा पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो वहां पे आपका क्या आता है? वहां पे आपका आरसीएम आता है। मतलब मैम बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा बताओ। लॉ क्या कहता है? देखो, कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पर्सन हो, वो सर्विसेज किसको दे? यहाँ पे लिखो अदर देन। वो सर्विसेज किसको दे? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। तो यहाँ पे हमारे मिस्टर ए जो है वो किसको सर्विस दे रहे हैं? बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अगेन दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? मिस्टर ए सर्विसेज किसको दे रहे हैं? एक एलएलपी को दे रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी होता है, तो यहाँ पे भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है मिस्टर ए। ठीक है, अब मिस्टर ए है और यहाँ पे आपके मिस्टर बी है, दोनों ही इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है, तो इस केस में भी आपका फॉरवर्ड चार्ज आएगा, रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। लॉ दोबारा रीड करो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि अगर आपका जो सप्लायर है वो एनी पर्सन हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो सर्विसेज किसको दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को अगर सर्विस दे रहा है, ये आपके सप्लायर है और ये आपके रिसिपिएंट है, तभी आपका आरसीएम आएगा। अदरवाइज बाकी सब केसेस में आपका क्या आएगा? बाकी सब में आपका फॉरवर्ड चार्ज आएगा। सिंपल पॉइंट है। अगर ये आपका सप्लायर है और ये आपके रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट आपके बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों ही होने चाहिए, इनके अलावा कोई और रिसिपिएंट है, मान लो कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है वो आपका रिसिपिएंट है, तो क्या आएगा? वहां पे आपका फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। अगर ये लोग आपके रिसिपिएंट हैं तभी आपका रिवर्स चार्ज आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ये वाले एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और एक बार दोबारा देखते हैं सारे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था? फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा जो सप्लायर था वो एक कॉर्पोरेट था। मैंने आप लोगों को बताया जब भी आपका सप्लायर जो है वो कॉर्पोरेट होगा तो भैया आंख बंद करके आप क्या कर देना? फॉरवर्ड चार्ज लिख देना, चाहे रिसिपिएंट कोई भी हो। ठीक है, अब कॉर्पोरेट है, यहाँ पे हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। अगेन सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है? कॉर्पोरेट ही है, रिसिपिएंट हमारा एलएलपी है, स्टिल हमारा फॉरवर्ड चार्ज आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा जो सप्लायर है वो हमारा कॉर्पोरेट नहीं है। जब हमारा सप्लायर कॉर्पोरेट नहीं होगा तब हम देखेंगे हमारा रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट अगर आपका बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होंगे तभी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा, अदरवाइज आपका फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल किया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग एग्जाम्पल्स जो है 1 मिनट वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट ये हमारी क्या है? ये हमारी अमेंडमेंट थी। अमेंडमेंट सिर्फ इतनी थी
यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, पहले यहाँ पे लिखा था सिर्फ एनी पर्सन, अब उन्होंने लिख दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने आप लोगों के लिए अमेंडमेंट जो है बोल्ड में लिख रखी है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये जो पॉइंट ऐड हुआ है ये आपका अमेंडमेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या ऐड हुआ है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब क्या होना चाहिए, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज नहीं हो रही है। अगर कोई भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट में दी है, किसको? एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पे आपका क्या आता था? वहां पे आपका आरसीएम आता है। ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि वहां पे आपका आरसीएम आता है, ये आपको पता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे इन्होंने एक चीज ऐड कर दी है कि अदर देन हु ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब मान लो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और यहाँ पे उसने अपनी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी है ऐसे पर्सन को जिसने कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वहां पे आपका आरसीएम नहीं आएगा। राइट नाउ वहां पे आपका जीएसटी ही नहीं आएगा। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम में। पहले यहाँ पे आरसीएम में जीएसटी आ जाता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया। वो कह रहे हैं यहाँ पे जीएसटी ही नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है और उस पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वहां पे आपका जीएसटी नहीं आएगा। तो इन्होंने एक लाइन यहाँ पे ऐड करी है, अदर देन ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये छोटी सी आपकी अमेंडमेंट हुई है। विद दिस हमने आरसीएम चैप्टर की भी अमेंडमेंट्स कवर कर ली। दो ही अमेंडमेंट्स थी, एक थी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, दूसरी थी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, इजी अमेंडमेंट्स है, कोई भी दिक्कत वाली अमेंडमेंट्स है नहीं, वो छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स आई। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, देखो टाइम ऑफ सप्लाई में आपकी सिर्फ एक अमेंडमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। आपका सारा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, तभी अमेंडमेंट समझ आएगी और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सारा फोकस मेरी तरफ ले आओ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या, सिचुएशन समझते हैं कि एक ट्रांजेक्शन है जो कि आरसीएम में टैक्सेबल है। किसमें टैक्सेबल है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा है एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मेरा, और यहाँ पे हमारा कौन है? यहाँ पे हमारा रेसिपिएंट है। इसने सर्विसेज दी और ये जो ट्रांजैक्शन है ये अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्सेबल है। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे आप इसे देगा, यहाँ पे देगा इसे टैक्स इनवॉइस। क्या देगा? एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और वहां पे एक आरसीएम का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर टिक कर देगा। आरसीएम का जो ऑप्शन होगा इनवॉइस के ऊपर, उसके ऊपर टिक कर देगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन सिंपल है। अब उसके बाद दूसरा सिचुएशन देखो, यहाँ पे एक है हमारा अनरजिस्टर्ड सप्लायर। कौन है? हमारा अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और यहाँ पे हमारा रिसिपिएंट है। अब अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर होगा वो टैक्स इनवॉइस तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करता है? वो एक बिल इशू करेगा। वो क्या करेगा? एक बिल इशू करेगा। और उसके बाद जो हमारा ये रिसिपिएंट है, ये एक सेल्फ इनवॉइस बनाएगा, मतलब अपने आप ही सेल्फ इनवॉइस बनाएगा और उसके ऊपर सारी टैक्स की कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो है ये प्रोविजन चला हुआ आ रहा है, ये आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे जो हमारा रिसिपिएंट है ये सेल्फ इनवॉइस बनाता है जब सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड होता है और ट्रांजैक्शन हमारी किस में होती है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होती है। ये क्या बनाता है? एक सेल्फ इनवॉइस बनाता है। अब ये जो सेल्फ इनवॉइस बनता है, इसे बनाने की टाइम लिमिट पहले स्पेसिफाई नहीं कर रखी थी। पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी कि रिसिपिएंट को ये सेल्फ इनवॉइस कब तक बनाना है, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन अब ये लोग क्या ले आए? एक टाइम लिमिट ले आए, और टाइम लिमिट आपकी क्या है? 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 30, जिस दिन आपको मान लो आज आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आपका 1 दिसंबर है, तो 30 दिसंबर तक आपका क्या है? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये सेल्फ इनवॉइस जो है आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपका क्या है? ये टाइम लिमिट इन्होंने दे दी। फर्स्ट तो ये अमेंडमेंट है। उसके बाद अब जो एक टॉपिक आपने पढ़ा था, हम लोगों ने टॉपिक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अंडर आरसीएम। जो सर्विसेज टैक्सेबल कहाँ पे होती है? टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने टाइम सप्लाई पढ़ा था।
तो वहां पे पहले आपकी दो कंडीशंस आती थी, वो कहते थे इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर को हम आपका क्या मान लेंगे, हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। दो कंडीशन क्या थी, पेमेंट डेट, जिस दिन पेमेंट हुई है वो वाली डेट, या 61st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, मतलब ये जो इनवॉइस, ये वाला जो इनवॉइस होता था, इससे 61st डे वो देखते थे और उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते थे। ठीक है, ये कंडीशन पहले थी। अब उन्होंने करी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट उन्होंने क्या करी, उन्होंने कहा कि भैया दो दो सिचुएशन हो सकती है। उन्होंने कहा कि दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक हो सकती है कि आपका सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है, दूसरी हो सकती है सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है। ये वाली दो कंडीशन, सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है या सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ये दो कंडीशन है, यही दो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आपकी एक तो पेमेंट डेट देखेंगे, 61st डेट देखेंगे, और एक डेट उन्होंने और ऐड करी, उन्होंने कहा कि हम ये जो आपका सेल्फ इनवॉइस है, ये जो सेल्फ इनवॉइस है ये वाली डेट भी देखेंगे, मतलब पेमेंट डेट और सेल्फ इनवॉइस की डेट विच एवर इज अर्लियर को आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब आप कहोगे मैम बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, दोबारा बताओ। दोबारा ध्यान से देखो, मैं कह रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, लेकिन आपका फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, तभी आपको समझ आ जाए। देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड होता है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है रिसिपिएंट को, और वहां पे जो आरसीएम का ऑप्शन होता है उसके ऊपर टिक कर देता है। ठीक है, अब ये जो रिसिपिएंट होता है ये जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ठीक है, वो यहाँ पे सिर्फ आरसीएम पे टिक करता है, टैक्स कलेक्ट नहीं करता। ये जो सप्लायर है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता, क्योंकि रिसिपिएंट को ही डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है। लेकिन अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में वो टैक्स इनवॉइस तो इशू कर नहीं सकता, तो वो सिर्फ एक बिल देता है रिसिपिएंट को कि भैया ये आपका बिल हो गया। उसके बदले रिसिपिएंट क्या करता है, एक सेल्फ इनवॉइस बनाते हैं। क्या बनाता है, एक सेल्फ इनवॉइस बनाता है। अब ये जो सेल्फ इनवॉइस है इसे बनाने की टाइमलाइन पहले नहीं दे रखी थी, पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी कि आपको कब तक बनाना है, लेकिन अब उन्होंने टाइम लिमिट दे दी। और टाइम लिमिट क्या दी है, 30 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 30 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसे पहले तो वो देखेंगे पेमेंट डेट, ये तो पहले भी थी पेमेंट डेट। सेकेंड कंडीशन थी हमारी 61st डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस। ठीक है, सप्लायर की इनवॉइस 61st डे, ये पहले भी थी। अब उन्होंने थर्ड कंडीशन और ऐड कर दी। थर्ड कंडीशन क्या कर दी, डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस। ये जो सेल्फ इनवॉइस है इसकी जो डेट है, ये तीनों में विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगी उसे आपका क्या मान लेंगे, उसे आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इजी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना कि ये वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब यहाँ पे हमारा ये जो रजिस्टर्ड सप्लायर है ये अपना टैक्स इनवॉइस दे रहा है तो इसके इनवॉइस से 61st डे। ठीक है, ये वाली कंडीशन कब आ रही है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों ने लिखा हुआ है, अभी है यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर। जब हमारा सप्लायर जो है वो टैक्स इनवॉइस देगा, ये वाली जो कंडीशन आएगी तभी 61st डे वाली कंडीशन आ जाएगी। और सेकंड सिचुएशन क्या है, जब हमारा रिसिपिएंट जो है वो सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा, मतलब व्हेन इनवॉइस इज इशू बाय रिसिपिएंट, मतलब सेल्फ इनवॉइस, मैंने ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिख दिया है सेल्फ इनवॉइस। तो इन तीनों डेट में विच एवर इज अर्लियर को क्या मानेंगे, आपका क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहले ये वाली जो डेट थी स्पेसिफाई नहीं कर रखी थी। एक बार नोट से क्विकली देखते हैं, क्विकली नोट से देखते हैं, फिर आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड सप्लायर होता है तो क्या करता है, वो टैक्स इनवॉइस देता है और आरसीएम के ऊपर टिक कर देता है। अगर हमारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तो वो बिल इशू करता है रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट क्या करता है, एक सेल्फ इनवॉइस, खुद को ही इनवॉइस इशू करता है, सेल्फ इनवॉइस इशू करता है। सेल्फ इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट पहले नहीं दे रखी थी, अब दे दी 30 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पहले से पहली दो कंडीशंस होती थी, अब तीसरी कंडीशन भी ऐड कर दी गई है। तीसरी कंडीशन क्या ऐड करी गई है कि जब भी आपका जो इनवॉइस है वो रिसिपिएंट इशू कर रहा होगा तो आपका जो सेल्फ इनवॉइस होगा उसकी डेट भी देखी जाएगी। ठीक है, इजी पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई की भी हमने अमेंडमेंट देख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर की अमेंडमेंट हमें देखनी है आईटीसी।
इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो आईटीसी में आपकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया गया है जो कि इतना रेलेवेंट भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 74, देखो सेक्शन 74 में क्या होता है ना कि आपने पहले कोई गलत टैक्स पे किया था, कम टैक्स पे किया था, उसके बाद सेक्शन 74 में आपके ऊपर लाइबिलिटी आई, गवर्नमेंट ने कहा आपसे कि भैया और टैक्स पे करो, तो आपने और टैक्स पे किया, और वो जो टैक्स है उसका भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, वो आपका ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। एनी टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74 अप टू द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक, अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 74 तो उसे भी ब्लॉक क्रेडिट में माना जाएगा, मतलब उसका आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। इजी पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं टीडीएस टीसीएस। देखो टीडीएस टीसीएस में मैंने आप लोगों के लिए 3 अमेंडमेंट्स लिखी हुई है, बहुत इजी अमेंडमेंट्स है, एक एक करके देखते हैं। पहले ये रब करते हैं भाई, टीडीएस टीसीएस। देखो टीडीएस टीसीएस में सबसे पहली अमेंडमेंट है टीडीएस में, जो कि कहती है सपोज करो आपका एक मंथ है जून, ठीक है, आपका जून का मंथ चल रहा है, उस मंथ में आपने कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, कोई भी टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया, मतलब कुछ भी, जीरो लाइबिलिटी थी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ही नहीं आई टीडीएस डिडक्ट करने की, तो फिर भी इवन दो आपने कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तब भी आपको जुलाई जब आएगा उसकी जो 10th डेट आएगी, 10th ऑफ जुलाई तक आपको निल टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? निल टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पहले निल टीडीएस रिटर्न फाइल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इवन दो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आई, आपको निल टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपका लॉ कह रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट यही है कि निल टीडीएस रिटर्न जो है वो भी आपको फाइल करनी पड़ेगी, और कब तक फाइल करनी पड़ेगी? 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके 10th तक आपको अपनी निल टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट आपकी टीडीएस में ही आई है, टीसीएस में नहीं आई है। तो अमेंडमेंट क्या कहती है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको टीडीएस चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी कोई स्पेसिफाई पर्सन कौन थे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयूज, ये जो स्पेसिफाई पर्सन थे, ये दूसरे स्पेसिफाई पर्सन को अगर कोई सर्विस देते थे तो उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन आपका नहीं आता था। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपका एक पीएसयू है, वो दूसरे पीएसयू को अगर कोई भी सर्विस देता था तो वहां पे आपका टीडीएस नहीं आता था, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आई है, और एक्सेप्शन क्या है? मेटल स्क्रैप। क्या है? मेटल स्क्रैप। अगर कोई एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है तो गवर्नमेंट कहती है उस पे तो टीडीएस आएगा, ठीक है। अगर कोई भी स्पेसिफाई पर्सन दूसरे स्पेसिफाई पर्सन को क्या सप्लाई कर रहे हैं? मेटल स्क्रैप। क्या करें? मेटल स्क्रैप, तो वहां पे आपके टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो मेटल स्क्रैप इस वाले पॉइंट का क्या है? एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेटल स्क्रैप सप्लाइड बिटवीन स्पेसिफाई पर्सन। जब भी सप्लाई होगी किसकी? मेटल स्क्रैप की, बिटवीन स्पेसिफाइड पर्सन, तो वहां पे आपका टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। उसके बाद लास्ट अमेंडमेंट यहाँ पे है जो है वो टीसीएस के रेट की। जो आपकी बुक्स है, जो रिवीजन में मैंने बुक्स यूज करी है, उसमें आपका जो रेट मेंशन मैंने कर रखा है वो आपका 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी एंड 1% आईजीएसटी कर रखा है। लेकिन रेट अब अमेंड हो गया है, कम हो गया है। रेट क्या हुआ है? 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी और यहाँ पे 0.5% आपका आईजीएसटी। ये छोटी सी अमेंडमेंट है। तो ये 3 अमेंडमेंट्स हैं आपकी किस चैप्टर में? आपकी टीडीएस वाले चैप्टर में। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में आपको है रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमारी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, वो ड्राइड पेपर या लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, तब भी उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी एग्जाम सप्लाई करते हैं या ऐसी सप्लाई करते हैं जिसमें रिसिपिएंट के ऊपर आरसीए में ट्रांजेक्शन आती हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली अगर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, वो ड्राइड पेपर या लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। देखो आधार ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ा था कि जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है। हमें क्या कराना होता है? हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया
उसने क्या करा, उसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फैसिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ेगा और अपनी एक तो फोटो खिंचवानी पड़ेगी, वहां जाएगा सेंटर पे, वहां पे उसकी फोटो क्लिक की जाएगी, और सेकंड उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे। जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी माना जाएगा कि अब क्या हुआ, अब एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर कोई है जिसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया, आधार ऑथेंटिकेशन नॉट डन, तो उसकी फोटो ली जाएगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे, एट फैसिलिटेशन सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स खोले गए हैं, वहां पे करे जाएंगे। और एप्लीकेशन आपकी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब ये वाला प्रोसेस क्या होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि अब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन से रिलेटेड। देखो कई बार क्या होता है, जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आफ्टर गिविंग, अगर मान लो उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, लेकिन आपने वो सारी चीजें सही कर दी जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, पहले आपकी सारे पॉइंट सुनते हैं, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे रिवोक कर देते हैं। ये आपका क्या था, पुराना लॉ था। अब उसमें उन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया है कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हमारी कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आपका रिवोक हो सकता है, तभी आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया है वो रीएक्टिव होगा, मतलब रिवोक हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपका रिवोकेशन पॉसिबल है। और ये जो कंडीशंस है ये अभी डिफाइन नहीं करी है, ये कंडीशंस अभी हमारी जो है नॉट येट डिफाइंड, अभी कंडीशंस क्या है वो अभी बताई नहीं गई है, फ्यूचर में जाके बताई जाएंगी और तब आपके एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाएंगी। अभी ये कंडीशन सिर्फ उन्होंने एक प्रोविजन डाला है कि कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी तभी आपका रिवोकेशन अलाउड होगा। अभी ये कंडीशंस उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है, तो देखा जाए तो इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। रिवोकेशन विल बी अलाउड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर फॉलोड, कुछ कंडीशंस फॉलो होंगी तभी रिवोकेशन अलाउड होगा। कंडीशंस आर नॉट येट नोटिफाइड, विल कम इन फ्यूचर, अभी नोटिफाई नहीं करी गई है, फ्यूचर डेट में आएंगी तब पता लगेगा। इजी अमेंडमेंट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी तक जितनी मैंने आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाई बहुत छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में भी देखो, टैक्स इनवॉइस में फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है हमारी सेल्फ इनवॉइस वाली, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई में। जब मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाई है कि सेल्फ इनवॉइस को इशू करने की टाइम लिमिट उन्होंने बता दी 30 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के 30 डेज के अंदर अंदर सेल्फ इनवॉइस इशू करना होता है। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ा दिया, टाइम ऑफ सप्लाई में। सेकेंड अमेंडमेंट जो है बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, वो कह रहे हैं जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको अपने इनवॉइस में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा क्या ये एक्सपोर्ट विद आईजीएसटी है, विद आईजीएसटी है या आपका विदाउट आईजीएसटी है। बस ये वाला पॉइंट कि वो आपका जो एक्सपोर्ट है वो विद आईजीएसटी है या विदाउट आईजीएसटी है, ये आपको क्लियरली अपने इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा कब, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये वाली छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट क्या है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हैव टू मेंशन इन द इनवॉइस इफ द एक्सपोर्ट इज विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट हो रहा है या विदाउट आईजीएसटी की पेमेंट के अंडर द बॉन्ड, ये आपका क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट। ये छोटी सी अमेंडमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी है ई वे बिल में। ई वे बिल, देखो ई वे बिल में आपकी सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या कहती है, देखो यहाँ पे मेरे साथ समझो। क्लैरिफिकेशन आपकी कहती है कि सपोज करो कोई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, उसे क्या करना है, उसे इंटरस्टेट सप्लाई करनी है किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। उसे इंटरस्टेट सप्लाई करनी है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। या फिर सेकंड केस है कि वो किसी कोई और सप्लाई कर रहा है लेकिन उसके लिए वो ई वे बिल इशू करना चाहता है, अपनी मर्जी से ई वे बिल इशू करना चाहता है। तो अब वो इन दोनों केसेस में ई वे बिल इशू करेगा कैसे, उसके पास तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो उसके लिए उसे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर यूईएन लेना पड़ेगा, उसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, वो ई वे बिल इशू कर सकता है। ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन है। क्या कहती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है
उसे क्या करना है, इंटर स्टेट सप्लाई करनी है, किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, या फिर उसे वो अपनी मर्जी से ई वे बिल इशू करना चाहता है तो उसे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। इजी इजी सी क्लैरिफिकेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट चैप्टर रह गया, कौन सा, एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। इसमें हमारी कोई भी इतनी खास अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, बहुत छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, कुछ तो क्लैरिफिकेशन ही है, ठीक है। एक एक करके सारी देखते हैं, कोई कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी में जो फर्स्ट पॉइंट है उसे समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन देती हूँ। देखो सिचुएशन क्या हुई थी कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत बार हॉस्टल की सर्विस देते हैं, हॉस्टल एकोमोडेशन देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सभी देते हैं ऑलमोस्ट, जो कॉलेजेस होते हैं वो हॉस्टल्स रखते हैं, तो हॉस्टल एकोमोडेशन की सर्विस दी जाती है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो सर्विसेज देते हैं तो स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, उसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं आता था, उसके ऊपर हमारा जीएसटी नहीं आता था। लेकिन पॉइंट ये था कि आप क्या देने चाहिए, एजुकेशन सर्विस देने चाहिए। आप एजुकेशन सर्विस देते थे स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता था। और अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या हो रही थी पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में उन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या लगा रखी थी कि भैया अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विस देंगे टू स्टूडेंट्स तो उसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। ये एक इंटरप्रिटेशन थी जो पूरे इंडिया ने कर रखी थी, हर कोई यही फॉलो कर रहा था। इंडिया में जितने कॉलेजेस थे सब यही फॉलो कर रहे थे। वो यहाँ पे जो एकोमोडेशन सर्विस, हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज थी, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाते थे। ये एक क्या थी, ये एक जनरल प्रैक्टिस थी। क्या थी, एक जनरल प्रैक्टिस थी, कोई भी फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, वो गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे थे, जनरल प्रैक्टिस यही चल रही थी, मतलब सबने लॉ ऐसे ही समझा था और वो हॉस्टल सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाते। तो अब क्या हुआ, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने सबको नोटिस भेजने शुरू कर दिए, उन्होंने सबको नोटिस भेजने शुरू कर दिए कि भैया आपने इतना इतना सारा जीएसटी हमें पे नहीं किया है। उन्होंने क्या करा, बैक डेट से, मतलब जब से जीएसटी आया है तब से अभी तक के नोटिस दे दिए कि भैया 5-6 साल में आपने इतना सारा जीएसटी नहीं पे किए। तो अब यहाँ पे हमारी क्या करा, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद यहाँ पे इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि भैया जो पास्ट में हो गया, जो प्रीवियसली हो गया, वहां पे हम आपका जीएसटी नहीं लेंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में आपको यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक जनरल प्रैक्टिस चली आ रही थी, कोई फ्रॉड इंटेंशन नहीं था। ये क्या थी, एक जनरल प्रैक्टिस थी जो हर कोई कर रहा था, कोई फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। और गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की पावर कहाँ मिलती है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की पावर मिलती है अंडर सेक्शन 11A और सेक्शन 6A ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। गिव्स पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी और शॉर्ट लिमिट ड्यू टू जनरल प्रैक्टिस। क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल प्रैक्टिस बाय द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है। और इस केस में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके बोला है कि ये जनरल प्रैक्टिस चली आ रही थी, कोई फ्रॉड इंटेंशन नहीं था। तो इजी सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी अमेंडमेंट है वो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, वो क्या है कि एंसिलरी सर्विसेज। देखो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी एंसिलरी सर्विस दी जाती है, एंसिलरी सर्विस कौन सी होती है कि ट्रांसफार्मर लगाना, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं उनकी टेस्टिंग करना, ये सब एंसिलरी सर्विसेज होती है। अगर ये कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड दी जाती है तो वहां पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आप कहोगे मैम ये पॉइंट तो पहले भी था, एग्जैक्टली ये पॉइंट पहले भी था, लेकिन पहले यहाँ पे लिखा हुआ था एंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एंड। अब यहाँ पे इन्होंने एंड को हटा के क्या कर दिया, और कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों केस में एग्जम्पशन मिल जाएगी। पहले यहाँ पे एंड वर्ड यूज हुआ था, अब इन्होंने और कर दिया, कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि हमारा जो नेशनल स्किल, आप लोगों ने पढ़ा था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगर कोई सर्विसेज देता है तो वहां ट्रेनिंग सर्विसेज देता है तो वहां पे जीएसटी नहीं आता था। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि अगर कोई एनएसडीसी के जो पार्टनर्स होंगे, जो पार्टनर्स होते हैं, वो भी अगर ट्रेनिंग देंगे तब उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। क्या पॉइंट है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स।
पार्टनर्स अप्रूव बाय एनएसडीसी, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिशन नहीं है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे जो आपकी पॉइंट आया है वो पॉइंट है क्लैरिफिकेशन। वो क्लैरिफिकेशन क्या है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, इनके जो टास्क होते हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ठीक है, हमने पढ़ा था ये। लेकिन अगर कोई फैसिलिटेशन सर्विस है, फैसिलिटी सर्विस है, प्रोवाइड कौन कर रहा है, एमसीडी। एमसीडी कौन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अगर कोई सर्विसेज देगी तो इसे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के काम नहीं मानेंगे, इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए। क्या पॉइंट है, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनके जो टास्क होते हैं, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन क्लैरिफिकेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय एमसीडी, एमसीडी क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन्हें आपका म्यूनिसिपैलिटी के टास्क नहीं मानेंगे और इनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, रीड करते हैं एक बार। Facility services provided by Municipal Corporation of Delhi (MCD) will not be treated as function of municipality, therefore taxable in GST. GST इनके ऊपर आएगा। इजी अमेंडमेंट, देखो एग्जामिशन चैप्टर में 4 देखने के लिए 4 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन चारों में से कोई भी इतनी रेलिवेंट नहीं है कि एग्जाम में आ जाए। बहुत इजी छोटी छोटी सी एग्जामिशन, ठीक है। विद दिस हमने सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए हैं जो जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, प्लीज इनका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए। मैं और ऋत्विक सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, ताकि ये जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दिए जाए। आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों को बहुत सारा प्यार दिया है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आप लोगों ने हमारे फर्स्ट बैच के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट बैच था जो हमने ऑनलाइन लॉन्च किया था, और आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोगों को दिए। थैंक यू टू यू गाइज। विद दिस मैं इस क्लास को यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।